नमस्कार, नवयुग देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रिया राजपूत। आज का जो मुद्दा है ये है डिजिटल डिवाइड का। यानी डिजिटल डिवाइड अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो एक गैप ऐसा जो कि टेक्नोलॉजी एक को मिल रही है, एक को नहीं मिल रही है। एक एक्सेस करने के लिए उसके पास फैसिलिटीज है और दूसरे के पास नहीं है, पर वो एक ही रेस में भाग रहे हैं। बिल्कुल सही समझे आप। ये बात आज हम इस मुद्दे पे करेंगे और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं यकीनन उनको भी इस चीज़ का फेस करना पड़ा, क्योंकि आज हम बात जम्मू कश्मीर की भी करेंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से 4G इंटरनेट को 18 महीने तक बंद रखा गया था, और बात हम 2012 से लेके 2021 तक करें तो 300 बार से ज़्यादा यहाँ इंटरनेट शटडाउन हो चुका है। यानी पूरे विश्व की अगर बात करें तो उसमें जम्मू कश्मीर भी एक ऐसा जगह है जहां पर इंटरनेट शटडाउन सबसे ज़्यादा होता है। और वहीं अगर हम बात डिजिटल डिवाइड किस लिए कर रहे हैं कि अगर हमें देखा जाए तो जमीनी स्तर पर अगर ये गैप रहेगा टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट एक्सेस का, तो कैसे जम्मू कश्मीर इस रेस में आगे जाएगा। यह है कंपटीशन के रेट में। आज इस पे बात हम करने वाले हैं और आपको ये भी बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में ऐसे कौन से स्कूल्स हैं जहां पर जो कंप्यूटर्स हैं और कहीं पे नहीं है, और पूरा डाटा भी आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट स्कूल, अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें तो ऐसे कौन से बच्चे हैं जो इंटरनेट एक्सेस करने के साथ कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी डिटेल्स आज हम बताएंगे और आज हम जो हमारे गेस्ट हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो न्यू स्कीम्स आनी चाहिए, न्यू पॉलिसीज आनी चाहिए, ताकि हमारे देश में भी और जम्मू कश्मीर में भी जितनी भी ये गैप हो रहा है उसको कम करने के लिए सरकार जल्द से जल्द संज्ञान ले। इसी के साथ हम सबसे पहले आपको थोड़ी सी डिटेल दे देते हैं जम्मू कश्मीर को लेके कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हमने आपको बताया कि 2012 से लेके 2021 में जिस तरह से 300 से ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन जो रहा है वो 2020 में रहा है। यानी 2020 में 115 बार शटडाउन रहा था। और इसी के साथ ये पूरी भारत में सबसे ज़्यादा ऐसी जगहों में शामिल है जहाँ पे इंटरनेट बंद रहता है। इसी के साथ अगर देखा जाए पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जो दूसरा इंटरनेट एक्सेस करने के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। इंटरनेट मार्केटिंग के लिए भारत दूसरा देश है पूरे विश्व का। और 2021 तक पूरी दुनिया में हमारा यहाँ पर अगर डिजिटल पॉपुलेशन की बात करें तो 624 मिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं पूरे भारत के। और इसी के साथ अगर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो 448 मिलियन सोशल यूज़र एक्टिव लोग यहाँ पर है, जिसमें कि यूट्यूब की बात बढ़े तो 90% के आसपास लोगों के यूज़ यहाँ पे जो करते हैं उसका सबसे ज़्यादा यूट्यूब और फेसबुक करते हैं। उसके बाद चाहे इंस्टाग्राम की बात करें, व्हाट्सएप की करें या मैसेंजर की करें, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। और जम्मू कश्मीर के अगर हम आपको डाटा बताएं तो जम्मू कश्मीर में बताया ये जा रहा है कि 80% से ऐसे स्कूल्स हैं जम्मू कश्मीर के जहां पर कंप्यूटर नहीं है। यानी जम्मू कश्मीर के स्कूल्स में कंप्यूटर ही नहीं है। सिर्फ 20% ही ऐसे जो स्कूल्स हैं जहां पर गवर्नमेंट स्कूल जहां पे कि बच्चों को कंप्यूटर मिल रहा है, बाकी को नहीं मिल रहा है। और अब आपको ये भी डिटेल्स बता देते हैं कि फंक्शनिंग कितने हैं। फंक्शन कंप्यूटर जो है वो 17% ही जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट स्कूल्स में है। इसी के साथ अगर देखा जाए तो श्रीनगर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर 41% जो है कंप्यूटर चल रहे। यानी जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें श्रीनगर का डाटा काफ़ी अच्छा है। और वहीं अगर हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें, वैसे तो डेवलप कहा जाता है, पर जम्मू में 70% से भी ज्यादा ऐसा है जहां पर कंप्यूटर फैसिलिटीज नहीं है। इसी के साथ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो भी हालात है वो भी हम आपको बताएंगे। और ये भी आपको बता देते हैं कि पूरी जम्मू कश्मीर का हम डिटेल हमने आपको बताया है और भी आने वाले सेशन में बताएंगे। पर इससे पहले हम पूरे भारत का भी आपको नक्शा बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर के अलावा अगर भारत में देखा जाए एकेडमिक ईयर 2019-20 में सिर्फ 22% ही जो स्टूडेंट्स थे स्कूल्स के वो इंटरनेट फैसिलिटीज उनको मिल रही थी। तो पूरे भारत में भी हालात जो है खस्ता दिखते हुए नजर आ रहे हैं। और भारत में अलावा जम्मू कश्मीर का भी देखा जाए तो हालात इंटरनेट और टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने में बहुत पिछड़ा हुआ है। तो आखिरकार रीज़न क्या है ये भी जानने की कोशिश करें। चलिए इसी के साथ इस डिबेट में हमारे साथ मौजूद हैं संतोष कुमार पांडे, एजुकेशनलिस्ट हैं, इनका स्वागत है। और इसी के साथ हमारे दूसरे गेस्ट भी मौजूद हैं, मनीष प्रकाश, असिस्टेंट प्रोफेसर एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। आज दोनों से ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पूरे जम्मू कश्मीर में जो डिटेल सामने आ रही है, जो इंटरनेट फैसिलिटीज़ की बात करें या फिर टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में बहुत पिछड़ा हुआ है, तो आखिरकार ये रेस में जो कि कॉम्पिटिशन की रेस है, जो कि आगे बढ़ने की रेस है, उसमें कैसे चलेगा। सबसे पहले हम जो सवाल है वो मनीष प्रकाश से पूछेंगे। बिल्कुल मनीष जी, आपसे हमारा सवाल ये पहला यही है कि अगर बात हम इंटरनेट फैसिलिटीज़ की करें, उसको एक्सेस करने की करें, तो आज भी हमारे जम्मू कश्मीर में जो एक्सेस करने की कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा कम है।
और अगर यही हाल रहता है तो कैसे जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट की ओर जाएगा? क्योंकि 2012 से लेके 2021 के बीच अगर देखा जाए इन सालों में 300 बार से भी ज्यादा यहाँ इंटरनेट बंद रहा है, और 2020 में सबसे ज्यादा रहा है, 115 बार इंटरनेट यहाँ पर शटडाउन रहा है। यानी अगर उनको इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं मिलती है, उनको वो टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है, तो अपने आप को भारत के अन्य जगहों के जैसे जो स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को कैसे बढ़ा पाएंगे? ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेट एक ऐसी चीज है जो कि जिसके थ्रू जो है majority of the people try to actually communicate with each other, whether we try to communicate with our family or friends or relatives, whoever it is. I think we need to actually communicate, and we need to actually talk to our people through the internet in this digital era altogether. Because अगर इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो फिर इंटरनेट के थ्रू जो जितने भी लोगों से कम्युनिकेट किया जाता है उस तरह से बहुत मुश्किलें आएंगी। और आई थिंक ट्रेडिशनल मीडिया जो कि जिसके थ्रू लोग पहले कनेक्ट करने की कोशिश करते थे, आई थिंक इंटरनेट हैज गिवन अ सर्टेन काइंड ऑफ बूम टू द लाइफ ऑफ द पीपल। और इंटरनेट का रहना बहुत जरूरी है। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स, वेदर इट इज डिजिटल डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स और टैबलेट्स, उसके थ्रू जो है लोग कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। सो इंटरनेट इज एसेंशियल दैट वे। बिल्कुल। आपसे एक सवाल ये भी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो ज्यादातर यूज होती, चाहे लैपटॉप की आप बात करें, मोबाइल की बात करें, टैबलेट्स की बात करें, जितनी भी चीजें ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसका मुख्य जो चीज है वो इंटरनेट है। तो यानी अगर टेक्नोलॉजी को एक्सेस करना है तो आपको इंटरनेट देना पड़ेगा। विदाउट इंटरनेट वो टेक्नोलॉजी किसी इस्तेमाल में नहीं आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। I think there's a very important quote by one of the finest directors of our time. There's a person called George Lucas. I think he has given a quote that, I mean, with the concerns of the digital technology, I think storytelling has become quite important. And with the advent of the digital technology, I think people can actually communicate their stories in the finest way altogether, and it gives a certain kind of boost to the lives of the people as well. जी बिल्कुल। इसी के साथ हम दूसरा सवाल संतोष कुमार पांडे से पूछेंगे, जो एजुकेशनलिस्ट हैं। आपसे यही सवाल रहेगा कि अगर पूरे भारत की बात करें तो सिर्फ 30% ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर कंप्यूटर्स हैं, यानी उनको कंप्यूटर इस्तेमाल कैसे करना है उनको ये भी नहीं पता होगा। और ज़्यादातर बच्चे तो जो कि इंटरनेट जो है एक्सेस करने के लिए उनके पास कैपेसिटीज ही नहीं है, उनके पास ना ही पैसा है, ना मोबाइल खरीदने के लिए टेक्नोलॉजी के लिए भी पैसा होता है। तो आपको क्या लगता है, अगर यही डिजिटल डिवाइड जो है जो लगातार बढ़ता जा रहा है, अगर ऐसी ही स्थिति रही तो जम्मू कश्मीर के अलावा अगर बाकी जगहों की भी बात करें तो कितना ज्यादा खतरनाक है? ये सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि एक इंसान को आप लैपटॉप दे रहे हो और दूसरे इंसान को पेंसिल दे रहे हो और दोनों को एक ही रेस में भागने के लिए बोल रहे हो। जी, धन्यवाद प्रिया जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मैं एक उदाहरण देके शुरू करूंगा अपनी बात को। मेरी 2 स्टूडेंट हैं, एक लखनऊ में रहती हैं और उन्होंने मुझे बताया कि कोरोना पैंडेमिक के बावजूद भी एक लंदन बेस्ड कंपनी है, वो उसके लिए काम कर रही हैं और अच्छा पैसा अर्न कर रही हैं। जबकि दूसरे मेरी जानने वाली विद्यार्थी हैं, वो दूर दराज के गांव के इलाके में रहते हैं, वो उन्होंने यही बताया कि बहुत बड़े मुश्किल से वो अपनी क्लासेस अटेंड कर पाते हैं और बड़े मुश्किलात आते हैं उनके लिए। स्मार्टफोन नहीं है, चूंकि आर्थिक साधन उपलब्ध नहीं है। तो हम 2 चीजों को मैंने साफ साफ अभी पिछले कुछ दिनों में देखा, महसूस किया। ये जमीनी हकीकत है। और अगर इसको हम सैद्धांतिक तौर पर देखें तो हम ये मानेंगे कि इंटरनेट आज की जरूरत है। पैंडेमिक में हमने इसको महसूस किया। ये सिर्फ पढ़ाई तक ही जुड़ा हुआ नहीं है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपकी स्वास्थ्य की जो चिंताएं हैं उनसे भी आप इंटरनेट की सुविधा के जरिए मुक्त हो सकते हैं। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार और आप शॉपिंग करना चाह रहे हैं, खरीदारी करना चाह रहे हैं, तो ये सारे काम कर सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो पैंडेमिक में, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि आपदा में हमें अवसर हमें तलाशने होते हैं, तो इंटरनेट ने एक बहुत ही मजबूत अवसर तलाशा है। और पैंडेमिक के बाद जो है इंटरनेट और ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पैंडेमिक ने एक स्थिति इंटरनेट की महत्ता पर
बहुत ज्यादा बल दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है भारत की। देखिए 2011 में भारत सरकार ने कार्यक्रम शुरू किया था, उसके तहत तो तकरीबन 2.5 लाख पंचायत जो हैं उनको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध करानी थी, ताकि इसके जरिए जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका डिजिटाइजेशन हो सके। बाद में जब भाजपा की सरकार बनी भारत में और उसके बाद इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया गया और 7 लाख 2015 में 7 लाख ऐसे क्षेत्र चिन्हित करने के प्रयास किए गए जहां पर जिनको हॉटस्पॉट के रूप में चयनित किया गया। लेकिन हकीकत में ये हुआ कि ये लक्ष्य अभी कोसों दूर हैं और आपने कुछ जैसा कहा कि 20% विद्यार्थी ही एक्सेस कर पाए, तो खासतौर पर अगर हम शिक्षा की ही बात कर लें उदाहरण के तौर पर, तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थी रहे हैं कि इस दौर में, पैंडेमिक के दौर में, जबकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, वो शिक्षा से वंचित रहे क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी नहीं हो पाई थी। एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि आर्थिक स्थिति को भी हमें ध्यान में रखना होगा। लोगों के पास, खासतौर पे ग्रामीण इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में, और जो शहरी गरीब वर्ग है उसके पास पैसे नहीं है, उसने अपनी नौकरियां खोई हैं इस पैंडेमिक में, उसके पास पैसे नहीं है। ऐसे में ना तो वो स्मार्टफोन अफोर्ड कर सकता है और ना ही महंगा डेटा। हमें 2 क्षेत्रों में ही काम करना होगा, खाली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बेहतरीन आपने पूरी जो आपने उदाहरण दिए वो बेहतरीन उदाहरण भी दिए और ये भी अच्छे से बताया कि किस तरह से डिजिटल डिवाइड से हमारे देश में और जम्मू कश्मीर में इसका नुकसान होता है। चलिए इसी के साथ हमारी तीसरी गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रज्ञा सिंह जुड़ चुकी हैं जो PhD स्कॉलर है। जी प्रज्ञा, आपसे आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे क्योंकि वैसे तो आप बिहार से हैं पर यहाँ पर पिछले 3 साल से आप PhD कर रही हैं जम्मू कश्मीर में, और किस तरह का यहाँ पर एक्सपीरियंस रहा ये हम बाद की बात पूछेंगे। सबसे पहले हम आपको ये पूछेंगे कि डिजिटल डिवाइड का सबसे जीता जाता उदाहरण आपने 2020 में देखा होगा जहां पर 115 बार से ज्यादा या इंटरनेट शटडाउन रहा और एक लंबे समय से इंतजार करते रहे कि आखिरकार कब इंटरनेट चलेगा और 4G इंटरनेट फैसिलिटीज मिलेगी, और बच्चों को दूर से आना पड़ता था यूनिवर्सिटी में इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। तो कितनी मुश्किल होती है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको फैसिलिटीज नहीं मिलती है और उनको PhD भी करनी है। सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, उनको यूनिवर्सल इस तरह के रिसर्च पेपर देने हैं ताकि वो बाहर भी वैलिड हो। तो कितनी मुश्किल होती है उसके लिए? जी बिल्कुल प्रिया, आपने बिल्कुल सही बोला है और मैं तो खुद उसकी भुक्तभोगी हूँ। जैसा कि पिछले साल हम लोगों ने इस चीज को देखा है कि किस तरीके से इंटरनेट शटडाउन रहा, ऊपर से हम लोगों से डिमांड किया जाता है एज ए स्कॉलर। मैं ये कहूंगी कि हमें इंटरनेट के बिना हम एक स्टेप भी आगे नहीं जा सकते। ऐसे में शटडाउन मेरे जैसे लाखों स्कॉलर, बहुत सारे स्टूडेंट, उन लोगों को इतना सफर करना पड़ रहा है और हमसे अगर ऐसे रिसर्च पेपर या फिर रिसर्च को लेकर के मांग की जाती है कि हम इंटरनेशनल स्कॉलर्स के साथ हमें कंपेयर किया जाता है, हम कैसे कर सकते हैं कंपेयर? हमें एक समय लिमिटेशन रहता है, उसमें हम सही तरीके से इंटरनेट एक्सेस नहीं करेंगे तो हम मटेरियल कहाँ से लाएंगे, हम कैसे अपडेट रहेंगे? अभी भी अगर मैं कहूँ तो डिजिटल डिवाइड इस तरीके से हो चुका है कि हम कंपेयर ही नहीं कर सकते उन इंटरनेशनल या बहुत सारे स्टेट के साथ भी हम कंपेयर नहीं कर सकते कि हम बहुत सारे ऐसे टाइम को गुजार चुके हैं विदाउट इंटरनेट। अभी भी इंटरनेट की स्थिति ऐसी है कि बहुत सारे लोग, मैं तो जम्मू सिटी में रह रही हूँ, वहाँ की मैं बात बता रही हूँ कि इंटरनेट इस तरह से स्पीड नहीं है। और सर ने भी एक बात सही बोला, इकोनॉमिक दृष्टि से बहुत ज्यादा ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी पे निर्भर रहते हैं, वो इंटरनेट स्पीड के लिए वो वाईफाई नहीं लगवा सकते हैं क्योंकि लैक ऑफ इनकम रिसोर्सेज वगैरह, इससे कैसे वो काम करेंगे? वो नॉर्मल एयरटेल जियो के स्पीड पे उस तरीके से काम नहीं हो पाता है जिस तरीके से वाईफाई पे हो सकता है। अभी भी मैं इस प्रॉब्लम को झेल भी रही हूँ। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं एजुकेशन को लेकर के, एजुकेशन के मामले में आगे नहीं हम बढ़ पाते हैं और बहुत इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम स्टूडेंट, स्कॉलर, टीचर्स, प्रोफेसर बहुत सारे प्रॉब्लम झेल रहे हैं सिर्फ ये डिजिटल डिवाइड को लेकर के, और हमारी कहीं ना कहीं तरक्की रुक जाती है, एक स्टेट की तरक्की रुक जाती है, फिर हमें कंपेयर करके उन लोगों से अन्य स्टेट के साथ इंटरनेशनल लेवल पे हमें कंपेयर किया जाता है। कहीं ना कहीं हम उससे हीन भावना से भी ग्रस्त हो जाते हैं कि देखिए हमारे पास सारी चीजें होने के बाद हम सारा इंफॉर्मेशन रखने के मतलब सारा हम कह सकते हैं कि हम सब कुछ करते हुए भी हम इंटरनेट एक्सेस को नहीं कर पाने के कारण कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं
और जम्मू कश्मीर इसका बहुत बड़ा भुक्तभोगी है। अभी भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे हमें कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि क्या फिर से शटडाउन हो रहा है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार ड्रोन का आप हमला देख रहे हैं, उसमें भी आपको हमेशा कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर डर रहता है, क्योंकि एक बार चीज जो हो चुकी है उसे डर रहता है कि वो अगर फिर से होती है तो हम कितना उसके लिए तैयार है और हमारे पास क्या फैसिलिटीज है उसको फेस करने के लिए। चलिए इसी के साथ हम मनीष प्रकाश से भी एक सवाल करते हैं। बात अगर हम जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स की करें तो जिस तरह से यहाँ पर हालात एक लंबे समय से आप यहाँ पढ़ा भी रहे हैं और आपने देखा भी होगा कि कितना वो एक्सेस कर पाते हैं और उनको चलाने भी आता है या नहीं आता, ये सबसे मुख्य सवाल रहता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी होना ही जरूरी नहीं है, उसको चलाना भी आना चाहिए और उसको किस तरह से एक्सेस करना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। और जम्मू कश्मीर में जो स्थिति है उसको लेके आपको क्या लगता है कि सरकार को यहाँ पर कितना ज्यादा जरूरी है ये ध्यान देना कि जो स्टूडेंट्स है उनको जितने भी एजुकेशनल एप्लीकेशंस है वो यूज करने आने चाहिए और किस तरह से यूज करें उसके लिए फाइनेंशियली उनको हेल्प करनी चाहिए, इस पर आपको क्या लगता है? ओके, तो सबसे पहले मुझे ये लगता है कि इंटरनेट के बिना तो अभी जिस तरह का माहौल है, आई थिंक जो पैंडेमिक में जिस तरह का प्रॉब्लम हम देखते हैं उसके कारण इंटरनेट के बिना तो बहुत मुश्किल है। और नो डाउट बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से यूज नहीं कर पाते हैं अभी के टाइम में, क्योंकि बहुत सारे हमें जैसे ऑनलाइन टीचिंग में दिस वाज अ न्यू थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। आई थिंक पहले हम लोगों ने इस चीज को यूज किया है लेकिन हमने इस स्तर पे कभी यूज नहीं किया है और बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि वन शुड एक्चुअली टेक दिस एज ए चैलेंज, वो चैलेंज के रूप में लेना चाहिए ताकि जो है लोगों को अगर टीचर्स अच्छे से उस चीज टेक्नोलॉजी को जानेंगे तो स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो है इंटरनेट को समझना भी बहुत जरूरी है। लेकिन इसके यहाँ तक कि सारे स्टूडेंट्स आई थिंक दे आर सो वेल वर्स्ड इन इंटरनेट एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, लेकिन उनको भी ये चीज चाहिए कि उस डिजिटल टेक्नोलॉजी का उतना ही यूज करें जितना जरूरी है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि ऑनलाइन लर्निंग के एवज में लोग जो है आई मीन दे आर completely lost in the entertainment world और उस तरह की चीजों में लिप्त हो जाते हैं लोग। और उसमें जो है आई थिंक देयर इज अ इम्पोर्टेंट टर्म व्हिच इज एक्चुअली बीइंग यूज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड राइट नाउ, जो कि एक डिजिटल डिटॉक्स करके एक टर्म होता है जिसमें ये कहा जाता है कि आई थिंक नो डाउट आप डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़े रहें, सोशल मीडिया से जुड़े रहें और जितनी भी टेक्नोलॉजी है जो कि हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है, लेकिन हमें जो है आई थिंक देयर आर सो मेनी पीपल हु आर एक्चुअली डिटैचिंग देमसेल्व्स फ्रॉम द डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्योंकि बहुत ज्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ रहना भी आई थिंक दैट एक्चुअली किल्स द मेंटल एंड हेल्थ वेलबींग एज वेल। तो उसमें मुझे लगता है कि नो डाउट डिजिटल टेक्नोलॉजी को हम लर्निंग के लिए यूज करें, बट लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक फ्रॉम द सोशल मीडिया, फ्रॉम द अदर काइंड्स ऑफ एंटरटेनमेंट मॉडल, आई थिंक वन शुड एक्चुअली रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग द डिजिटल टेक्नोलॉजी, जो कि एक डिजिटल डिटॉक्स के नाम से जाना जाता है। आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जो कि इस टर्म को बहुत अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं और दे आर एक्चुअली रिफ्रेनिंग फ्रॉम यूजिंग द डिजिटल टेक्नोलॉजी। अभी आपने सुना होगा कि आमिर खान है जो कि एक बहुत पॉपुलर एक्टर हैं, ही हैज एक्चुअली कंप्लीटली डिटैच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम दिस डिजिटल टेक्नोलॉजी, वेदर इट इज सोशल मीडिया और एनी काइंड्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन एज सच, ताकि जो है लोग डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सके लोगों के साथ। और मेरे ख्याल से लर्निंग के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। पीपल आर एक्चुअली गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दिस, लेकिन इस चीज का बहुत एक्सेसिव यूज नहीं होना चाहिए। जी, और बिल्कुल संतोष कुमार जी, आपसे भी एक सवाल रहेगा कि अगर बात हम सिर्फ यहाँ पर डिजिटल डिवाइड को कर रहे हैं, जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के गैप को भी बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं और गैप वो आ क्यों रहा है ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे यही सवाल रहेगा कि 30% से भी ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पर सिर्फ कंप्यूटर्स हैं, यानी कि 70% ऐसे हैं जहाँ पर कंप्यूटर्स है ही नहीं, यानी उनको कंप्यूटर अगर यूज़ नहीं करने आता है तो उनको टेक्नोलॉजी भी यूज़ नहीं करनी आएगी। और वही अगर इंटरनेट की बात करें तो जिस तरह से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ कोरोना महामारी में ज़्यादातर समय बंद रही, क्योंकि जो एक्सेस नहीं कर पाते तो उनको एक उम्मीद होती थी कि स्कूल में जाएंगे या फिर हम कभी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहां पर एक्सेस करेंगे। तो आपको क्या लगता है इस कोविड-19 के बीच में कितना गैप और ज्यादा बढ़ा है डिजिटल डिवाइड का? कोरोना महामारी में डिजिटल गैप बढ़ा नहीं है, डिजिटल गैप वहीं पे मौजूद था, दरअसल एक्सपोज हुआ है, हमें पता चला है कोरोना महामारी के कारण कि ये डिजिटल गैप है। और आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि जहां पर सुविधाएं उपलब्ध भी हैं वहां
उसको यूज कैसे किया जाए, उस सुविधा का लाभ कैसे लिया जाए, इसके लिए ना तो प्रशिक्षण दिया गया है और ना उस लेवल की अवेयरनेस है। देखिए, एक डिजिटल कल्चर होता है, एक डिजिटल संस्कृति होती है, और डिजिटल कल्चर मजबूत होता चला जाता है जैसे जैसे हम उसका उपयोग करने लगते हैं। जैसे हमारे यहाँ शहरों में, बड़े शहरों में, मेट्रोस में हम देखते हैं कि बच्चे बड़ी आसानी से, बड़े आराम से डिजिटल डिवाइस यूज कर रहे हैं और एक्सेस कर रहे हैं, अपनी शिक्षा और अपनी जो भी सुविधाएं उनको लेनी हो उसे प्राप्त कर रहे हैं। जबकि लाखों करोड़ की तादाद में बच्चे ऐसे हैं जो दूर दराज के इलाकों में हैं, और वो बड़ी संख्या है। हमें आपने ये पॉइंट बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि मेट्रो सिटीज में अगर चले जाए तो उनको पता है कि कहाँ पर हमने मटेरियल करना है, पर अगर आम जमीनी स्तर की बात करें तो दूर दराज इलाकों में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको यही नहीं पता कि हमें कंटेंट मिलेगा कहाँ से, हमें पढ़ना कहाँ से, वेबसाइट्स कौन सी होंगी, तो हमें वो मटेरियल लाना कहाँ पर। जब उनको यही नहीं पता होगा तो वो पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल संतोष जी, आप सही बोल रहे हैं इस पर। जी, तो मेरा ये मानना है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, हम डिजिटल प्रौद्योगिकी की, इस टेक्नोलॉजी के महत्ता को हम इस बात से समझ सकते हैं कि सन 2016 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने, जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जो डिजिटल एक्सेस है वो मानव अधिकार है। तो आप समझ सकते हैं कि डिजिटल एक्सेस होना कितना महत्वपूर्ण है। अब ये मसला गांव शहर के बीच नहीं होना चाहिए, बल्कि ये मसला एक तरह से हमें यूनिवर्सलाइजेशन करना होगा, इसको हमें सार्वभौमिक बनाना होगा। सरकार काम कर सकती है, जैसे कि पंजाब सरकार ने 2.25 लाख जो डिवाइसेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए, वितरित किए अपने बच्चों में, विद्यार्थियों में, ऐसे एक्सेस हुई। सरकार को सब्सिडाइज रेट पर डिवाइस उपलब्ध कराने चाहिए, डेटा उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि जो आम आदमी, जो गरीब है, वो एक्सेस कर सके। अगर नहीं वो एक्सेस कर पाएगा तो जैसे प्रज्ञा कह रही थी, ये बिल्कुल सही कह रही थी, ये पीएचडी स्कॉलर है और कक्षा 1 से लेकर बाकी सारी कक्षाओं में हम देख सकते हैं बच्चे पिछड़ जाएंगे। जो सुविधाएं हैं, नौकरी, शिक्षा, बहुत सारा जो इंटेलेक्ट जो मौजूद है, जो कंटेंट्स मौजूद है, वो नेट में मौजूद है। बिल्कुल संतोष जी, अगर ग्रेजुएशन तक की बात करें, ग्रेजुएशन पीजी तो चलो आपने जो मटेरियल दिया होगा स्कूल कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, वहां तो वो पास हो जाएगा, पर आप बताइए कि आप एक तरफ तो पीएचडी के लिए जोर देते हैं, रिसर्च अच्छे होने चाहिए, थीसिस अच्छे होने चाहिए, ताकि जो यहाँ से पीएचडी कर पाएंगे वो उनको बाहर भी जाके जॉब मिले, क्योंकि यूनिवर्सल होनी चाहिए वो थीसिस। पर आप मुझे बताइए, अगर इंटरनेट ही उनको नहीं मिल रहा है तो वो कैसे बनाएंगे, वो डाटा कहां से लाएंगे? यानी वो जो रिसर्च करेंगे उसमें भी वैलिड होगी ही नहीं रिसर्च। चलिए आप इस पर थोड़ा सा अपने विचार बताइए। देखिए, दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज नेट पे मौजूद हैं। आप प्रज्ञा जैसे रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं, अगर उनकी एक्सेस नहीं है नेट में, तो वो ऐसी रिसर्च नहीं कर सकती जिसमें गुणवत्ता युक्त है, जो हमारे काम आए, हमारे समाज के, हमारे देश के निर्माण में काम आए। देखिए, नेट एक जरूरी सुविधा है, और बिना नेट के तो आप रिसर्च सोच ही नहीं सकते। आप और बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स जो होते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी किताबें जो हैं वो मौजूद हैं, लिटरेचर मौजूद है नेट पर, और जिसको आप बड़ी आसानी से एक सिंगल क्लिक पर एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर इस तरह की सुविधा बच्चों में है, वो तभी बढ़ पाएंगे, और जब वो बढ़ेंगे तभी हमारी शिक्षा व्यवस्था वैश्विक व्यवस्था का मुकाबला कर सकेगी। तो इंटरनेट ने एक तरह से उस गैप को भरा है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो वैश्विक व्यवस्था में शामिल हो जाए। इंटरनेट एक जरूरत है, एक सुविधा है इस गैप को भरने के लिए। तो इंटरनेट को मजबूत बना के हम अपनी शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार कर सकते हैं, गांव से लेके शहरों तक। और एक तरह से देखा जाए कि गांव का बच्चा भी उतनी ही आसानी से एक्सेस करे। संतोष जी, यहाँ पर ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कि बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें भी हम जान पाते हैं कि आखिरकार इसको सुधारा कैसे, क्योंकि समय कम रह चुका है। अब हम सब जो है आपकी राय जानना चाहेंगे कि इस डिजिटल डिवाइड के गैप को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम मनीष जी से ये सवाल जानना चाहेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट को स्टेप उठाने चाहिए कि डिजिटल डिवाइड का गैप कम हो पाए। ओके, डिजिटल डिवाइड जो है ये बहुत पर्टिनेंट थिंग है अभी के टाइम में, बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिकल चीज़ है, क्योंकि डिजिटल डिवाइड के कारण बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब इस चीज़ से वंचित रह जाते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी से। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए सबसे पहले ये करना चाहिए कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन जितनी ज़्यादा हो सके पूरे कंट्री में लाना चाहिए। इसके अलावा जो है आई थिंक whether it is 2G, 3G, 4G, I think there should be a certain kind of connection जो कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सके, और खास करके जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं उन तक जो है इंटरनेट की सुविधाएं पहुंचानी चाहिए, और जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उस चीज़ से जुड़ सकेंगे और डिजिटल डिवाइड पूरी तरह से ब्लर हो सकता है। और इंडिया जैसी कंट्री जो कि बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें जो है डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि समय कम रह चुका है। मनीष जी तो सबसे थोड़ी राय जानना चाहेंगे। संतोष जी आप बताइएगा कि आपकी क्या राय है, उसके बाद हम प्रज्ञा की ओर लौटेंगे।
देखिए, मेरे विचार में सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है डिजिटल डिवाइड को फिल करने में, इस गैप को भरने में। दुनिया में भारत ही ऐसा नहीं है जो डिजिटल डिवाइड की समस्या का सामना कर रहा है। बहुत सारे जो दक्षिण के देश हैं, जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, जहां पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वहां पर भी ये बड़ी विकराल समस्या है। लेकिन जहां जहां सरकारें मजबूत काम कर रही हैं, वहां इसको काफी हद तक कमजोर किया जा सका है, इसके गैप को फिल किया गया है। मैंने जैसा कि पहले कहा था कि सरकार को सब्सिडाइज्ड रेट पर डिजिटल डिवाइसेस जो हैं वो उपलब्ध कराने होंगे दूर दराज के इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। साथ ही साथ जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है उसमें सुधार करना होगा। और जैसे जैसे आर्थिक विकास आगे बढ़ेगा, डिजिटल जो गैप है वो कमजोर पड़ता चला जाएगा। लेकिन जिस स्थिति में हैं हम इस समय, वो भयावह स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समय कम रह चुका है प्रज्ञा जी। अब आप आखिरी में अपना वो बताइए कि आपके क्या सुजेशंस है, सरकार को कौन से कड़े संज्ञान लेने चाहिए? मुझे लगता है कि सबसे पहले इसके लिए कॉलेज, यूनिवर्सिटी और यहाँ के लोगों को, गवर्नमेंट को मिलकर के इसके लिए अवेयरनेस करवाना होगा। तभी ये गैप भरने का, कम से कम लोगों को पता चलना चाहिए ये चीजें हैं और इसकी वजह से हम पीछे रह गए। तो हमें इसको आगे, मतलब हम आगे आने के लिए, हम सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए हमें इसमें जागरूक रहना होगा, इंटरनेट एक्सेस करना है। दूसरा कि इसको सस्ता करने की जरूरत है। गवर्नमेंट को किसी भी स्टूडेंट, स्कॉलर के अगर वो वाईफाई के लिए चाहता है तो उसको कनेक्शन के लिए उसे ये चीज सस्ते में मिले। कहीं ना कहीं स्टूडेंट, स्कॉलर्स के लिए बहुत मायने रखता है, तो वो सस्ता करे। ये मुझे सही लगता है कि बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज का जो मुद्दा था वो डिजिटल डिवाइड का था। यानी आज हमने जाना कि कितने परसेंटेज ऐसे जो स्कूल्स हैं जहां पर जो कंप्यूटर्स नहीं मिल रहे हैं, इंटरनेट फैसिलिटीज कैसी, सारी चीजें हमने इसलिए जानी है ताकि ये पता चल पाए कि जमीनी स्तर पर आखिरकार कितना बड़ा गैप है। तो गैप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पर सरकार को कड़े संज्ञान लेने चाहिए। और जो भी सुजेशंस हमारे प्रोफेसर और स्कॉलर से दिए, सरकार को इन चीजों पर भी सोचना चाहिए ताकि गैप कम हो और हमारा जम्मू कश्मीर भी डेवलपमेंट की ओर बढ़े। चलिए, आज के इस सेगमेंट में बस इतना ही। कल किसी नई पेशकश में फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। नमस्ते।